नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारत का संविधान कहता है कि देश के हर नागरिक को न्याय मिलना ये उसका मौलिक अधिकार है। लेकिन हो क्या रहा है देश में, और आज से नहीं हो रहा है, लंबे समय से हो रहा है। न्याय पाना प्रिविलेज बन गया है, मौलिक अधिकार नहीं रह गया। तो जो प्रिविलेज्ड हैं उनको न्याय मिलता है, वो सही है गलत है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ी बड़ी घटनाएं देश में हुई, इस देश की सर्वोच्च अदालत के कान पर जू नहीं रहेंगी। बहुत पुरानी बात नहीं, लेकिन फिर भी बात जो है वो थोड़ी पुरानी तो है ही, 50 साल पुरानी। सिर्फ 1975 इमरजेंसी लगी, फंडामेंटल राइट्स लोगों के छीन लिए गए, जीने का अधिकार छीन लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट के जिस जज ने इससे असहमति जताई उसको दूध की मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया गया, और उसके साथी जजों ने उसका साथ नहीं दिया, सरकार का साथ दिया। कहा जाता है तब जुडिशरी स्वतंत्र थी, आजकल सरकार के अधीन हो गई। तो ये स्वतंत्र जुडिशरी का, न्यायपालिका का ये व्यवहार था, ये उसका जो है कंडक्ट था। फिर आगे आइए, 1984 सिखों का नरसंहार हुआ इसी दिल्ली शहर में, देश की राजधानी में, जहां सुप्रीम कोर्ट भी है, और उनको जिंदा जलाया गया। सरकारी फिगर्स लगभग 3,500 बताते हैं, गैर सरकारी जो फिगर्स है वो इससे ज़्यादा है। कहीं कोई FIR दर्ज नहीं हुई। आज एक अवैध निर्माण गिरने पर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इसको नहीं होने दे सकते। ये बड़ी गंभीर बात है, बड़ी चिंता की बात है, इस पर हमको कुछ करना पड़ेगा। लेकिन 3,500 लोग जिंदा जला दिए गए और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया। उसके बाद आइए 1990, लाखों हिंदू कश्मीरी पंडित इतनी क्लिनजिंग की तरह जो है निकाल दिए गए। मस्जिदों से घोषणा हुई कि कश्मीर छोड़कर चले जाओ और अपनी औरतों को छोड़ जाओ, अपनी संपत्ति को छोड़ जाओ, वरना मरने के लिए तैयार रहो। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया। अभी शायद 1 साल पहले या 2 साल पहले कुछ लोगों ने कोशिश की इसकी फिर से जांच हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मामला बहुत पुराना हो गया, इसकी जांच नहीं हो सकती। अब कौन न्यायपालिका पर भरोसा करेगा और कैसे करेगा? और उसके अलावा इंडिविजुअल्स के तो तमाम मामले हैं, नेताओं के DA के मामले, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स के मामले कैसे अदालत में आते हैं और कैसे ख़त्म कर दिए जाते हैं। और नेताओं को छोड़ दीजिए, अभी जो ताज़ा विवाद है दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले पर। उत्तर प्रदेश में एक शुगर मिल है, सिंभावली शुगर मिल, उसमें नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। उनके नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहते हुए घोटाला हुआ। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे तो उनकी जो है निर्णय प्रक्रिया में कोई बड़ी भूमिका नहीं होती है। अगर कोई जज है किसी कंपनी का नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो कंपनी नियम के अनुसार उसको क्या अधिकार है, और जज होने के प्रिविलेज के नाते उसके क्या अधिकार हैं, ये भारत में किसी से छिपा है क्या? ये तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश है। अच्छा, मानिए कि कोई भूमिका नहीं थी, CBI ने उस मामले की जांच की, CBI ने FIR दर्ज की जज साहब के खिलाफ कि आगे जांच होगी। अब किसी के खिलाफ आरोप लगे तो जांच में क्या समस्या है? सुप्रीम कोर्ट ने उस जांच पर रोक लगा दी। तो इस देश में एक नया पंथ पैदा हो गया है, एक नया कल्ट पैदा हो गया है, और वो है जुडिशरी, न्यायपालिका। न्यायपालिका के किसी सदस्य के खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकती, सरकार कार्रवाई नहीं कर सकती, कोई उनके खिलाफ जांच नहीं हो सकती, उनके खिलाफ इनकम टैक्स या किसी भी जांच एजेंसी का व्यक्ति उनके घर नहीं जा सकता जब तक कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की परमिशन ना हो। और उसके अलावा उनको हर तरह की स्वतंत्रता है। अब बहुत से लोगों को शायद मालूम नहीं होगा और बहुत से लोगों को पता भी होगा कि प्रोटोकॉल जो होता है, सरकारी प्रोटोकॉल,
उस प्रोटोकॉल में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से ऊपर है, ये प्रिविलेज मिला हुआ है। तो इनके बारे में जो एक बात एनजेसी एक्ट को जब इन्होंने स्ट्राइक डाउन किया था, तब उस समय के कानून मंत्री अरुण जेटली ने कहा था, टिरेनी ऑफ अनइलेक्टेड। बिल्कुल सही बात कही थी। वो आज दिखाई दे रहा और इतने विद्रूप रूप में दिखाई दे रहा है कि सोचकर समझ में नहीं आता कि देश कहाँ जा रहा है, या कम से कम न्यायपालिका किधर जा रही है। जस्टिस यशवंत वर्मा इलाहाबाद हाई कोर्ट में थे, पहले वहाँ वकील थे। समाजवादी पार्टी के राज में जो है वो चीफ स्टैंडिंग काउंसिल थे समाजवादी पार्टी की सरकार के। वहाँ से उसी सरकार के रहते जज बने इलाहाबाद हाई कोर्ट में। मैं कोई मोटिव इम्प्यूट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको जो है समाजवादी पार्टी ने या मुलायम सिंह ने बनवा दिया, बस तथ्य बता रहा हूँ कि उस समय बने और उस समय सत्ता में कौन था और किस सरकार के वकील थे वो, सिर्फ इतना बता रहा हूँ। वहाँ से ऐसा कहा जाता है कि जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, वो उनको लेकर दिल्ली आए, दिल्ली हाई कोर्ट में उनको जज बनाया। होली के दिन 14 मार्च को उनके घर में आग लग गई। घर के लोगों ने या स्टाफ के लोगों ने फ़ोन किया। अब इसमें भी विवाद है कि पुलिस को किया कि फायर ब्रिगेड को पहले किया। आमतौर पर लोग जो है पुलिस को डायल करते हैं, पुलिस ने फायर ब्रिगेड को जो है वो फ़ोन किया, बुलाया, और यह हो सकता है सीधे फायर ब्रिगेड को किया हो। फायर ब्रिगेड वाले आए, आग बुझाई, और जब आग बुझाने के बाद जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है फायर ब्रिगेड का कि वो जहाँ जो प्रभावित स्थान है वहाँ देखते हैं कि कोई रह तो नहीं गया, कुछ कोई और कारण तो नहीं है, या किस कारण से आग लगी, इसलिए भी देखते हैं। तो देखा कि कमरे में जो है 5 बोरियां अधजले नोटों की हैं। अब आप देखिए, इस पूरे मामले में हर जगह आपको विवाद दिखेगा, परस्पर विरोधी बातें सुनने को मिलेंगी। पहले फायर ब्रिगेड के जो चीफ है उनका बयान आया कि अधजली बोरियां थी, नोटों की बोरियां थी। फिर आया कि मैंने तो देखा नहीं। ये सब चला रही है न्यूज़ एजेंसी, ये खबरें, जो न्यूज़ एजेंसी के लिए माना जाता है कि वो पुष्टि के बिना इस तरह की खबरें नहीं चलाती। तो उन अधिकारी महोदय जो फायर ब्रिगेड के चीफ हैं दिल्ली के, उन्होंने कहा मैंने तो ऐसा कभी बयान ही नहीं दिया कि मैंने नोट नहीं देखे जले हुए। तो सवाल यह है उनकी तरफ से ये बयान किसने चलाया। अब ये 14 मार्च की घटना है। जज साहब छुट्टी पर थे, छुट्टी से 2 दिन बाद लौट कर आते हैं। किसी के घर में आग लग जाए और 2 दिन तक लौटे नहीं, ये भी थोड़ा आश्चर्य है, लेकिन हो सकता है कोई निजी कारण हो सकते हैं, व्यस्तता हो सकती है। इस आग लगने की सूचना दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को दी। उन्होंने पुलिस कमिश्नर से कहा कि रिपोर्ट दीजिए। पुलिस कमिश्नर ने रिपोर्ट भेज दी और साथ में जो अधजले नोटों की बोरियां थीं उनका वीडियो भी भेज दिया। बात पहुंची चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कहा कि आप जो है जांच करके हमको रिपोर्ट सौंपिए। उन्होंने रिपोर्ट सौंप दी। रिपोर्ट के साथ उन्होंने पुलिस की जो रिपोर्ट थी और वीडियो दोनों दे दिया। सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम बैठा। अब आप देखिए कब बैठा, 14 तारीख की घटना है। 20 तारीख को जब तक अखबार में ये खबर छप नहीं गई, तब तक देश में किसी को पता ही नहीं चला कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में आग लगी। तो खबर अखबार में छपने के बाद कोलिजियम की बैठक हुई और उसमें कुछ और सीनियर जज शामिल हुए। फिर वहाँ से खबर आई कि यशवंत वर्मा का जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से सफाई आई है कि अफवाहें फैलाई जा रही हैं। इस जो है ट्रांसफ़र का और उनके घर में जो आग लगी, वो जले हुए नोटों की बात हो रही है, उनका आपस में कोई संबंध नहीं। ठीक है, इसका कोई संबंध नहीं है, मान लेते हैं, लेकिन ये बात इस खबर के आने के बाद ही क्यों चली और उस ट्रांसफ़र के फैसले को फिर से दोहराना क्यों पड़ा सुप्रीम कोर्ट को। अभी 2 दिन पहले भेजा गया है केंद्र सरकार को, जो राष्ट्रपति के पास गया, शायद मंजूर भी हो गया है। वहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा है कि ये इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई ट्रैश बिन नहीं है कि आप कूड़ा करकट यहाँ भेज दें। एक टेंटेड जज को आप यहाँ क्यों भेज रहे हैं।
फिर एक और डेवलपमेंट हुआ, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उनसे सारे जुडिशियल वर्क उनसे ले लिया। अब बहुत सारे सवाल, इतने सवाल हैं कि उनकी सूची बनाना मुश्किल है। सवाल यह है कि आग लगने की सूचना मिलने के बाद जब वहाँ फायर ब्रिगेड पहुँची और पुलिस भी पहुँची, तो पुलिस का पहला दायित्व क्या होता है? पहला दायित्व होता है कि वहाँ की जो स्थिति है उसके आधार पर एक जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हो या जो ऑफिसर वहाँ आया था वो रिपोर्ट अपने सीनियर को दे, और उसका पहला काम होता है कि जो भी केस प्रॉपर्टी है उसको कब्जे में ले। तो जले नोटों की बोरियां केस प्रॉपर्टी थी, वो कहाँ गायब हो गई? अब उसी के आधार पर जस्टिस वर्मा कह रहे हैं कि भाई हम लोग आए तब तो हमको कोई नहीं जली हुई नोटों की बोरियां मिली, तो ये कहाँ का वीडियो है, यहाँ ऐसा कुछ हुआ कि नहीं? फिर वो कह रहे हैं कि जहाँ रखी थी ये बोरियां वो तो हमारे एक्सेस में ही नहीं, हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, हम वहाँ जाते ही नहीं हैं। सवाल ये है कि सीआरपीएफ की सुरक्षा मिली होती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, एंट्री होती है, सीसीटीवी कैमरा लगा है, अगर कोई नोटों की बोरियां लेकर आ रहा है तो जाहिर है कि वो सीसीटीवी कैमरे में होगा, उसके नाम की एंट्री होगी। तो ये सब रिकॉर्ड कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम के हवाले से ये भी खबर आई कि जस्टिस वर्मा से कहा गया है कि वो अपना फ़ोन का जो रिकॉर्ड है वो कोई डिलीट ना करे, या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का रिकॉर्ड जो है उसको डिलीट ना करे। अब इस सब का क्या मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि वो जो है अपराधी है, उनको मान लिया है। अब दूसरा सवाल ये है कि ऐसी घटना के समय पुलिस क्या करती है? पुलिस इनकम टैक्स को बुलाती है। अगर इतनी बड़ी मात्रा में नोट मिल रहे हैं, करेंसी नोट मिल रहे हैं, तो इनकम टैक्स को बुलाती है। इनकम टैक्स आता है, फिर ईडी आती है। तो ना इनकम टैक्स आया, ना ईडी आई, ना पुलिस ने केस प्रॉपर्टी को जब्त किया, ना एफआईआर दर्ज हुई। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि जज के खिलाफ एफआईआर नहीं हो सकती। देश का कोई कानून, संविधान का कोई प्रावधान पुलिस को एफआईआर दर्ज करने से नहीं रोकता है। एफआईआर क्या है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। जब सूचना मिली, वहाँ गए, वहाँ क्या देखा, यही रिपोर्ट है। तो कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, कोई इनकम टैक्स की टीम नहीं पहुँची, ईडी की टीम नहीं पहुँची। क्यों नहीं पहुँची? अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इम्यूनिटी होती है, जांच नहीं हो सकती उनकी। ये अर्ध सत्य है। उनको इम्यूनिटी मिलती है जो भी वो जुडिशियल वर्क करते हैं, मतलब किसी केस में किसी को सज़ा सुनाते हैं या जो फैसला देते हैं, उसके आधार पर उनके खिलाफ कोई मुकदमा दायर नहीं हो सकता। ये उनको लीगल इम्यूनिटी मिली हुई है, कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी मिली हुई है। लेकिन नोटों की बोरी मिलना ये उनके जुडिशियल वर्क में या जुडिशियल ड्यूटी में तो आता नहीं है। फिर इससे उनको कैसे इम्यूनिटी मिल गई? अगर आप ये कहते हैं तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि जजेस को भ्रष्टाचार के मामलों से इम्यूनिटी मिली हुई है। ऐसा तो कानून में कहीं नहीं है। अब इस मामले में केवल जस्टिस वर्मा कटघरे में नहीं है, और जस्टिस वर्मा तो और कमाल कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमको मालूम ही नहीं, हमारे यहाँ कोई नोट मिला ही नहीं, अगर मिला तो हमको दिखाइए, कहाँ है वो नोट। ये जो वीडियो दिखा रहे हैं आप, वो कहाँ का है? तो उनको सबसे पहले तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछना चाहिए, कोलिजियम से पूछना चाहिए कि कहाँ का वीडियो आपने डाला है, ये मेरे घर का है कि नहीं, ये आप बताइए। और आपको पता नहीं था तो आपने ये वीडियो सार्वजनिक क्यों किया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर दिल्ली के चीफ जस्टिस की जो रिपोर्ट थी और ये वीडियो और फोटोग्राफ सब डाल दिया अपने वेबसाइट पे, तो सबको उपलब्ध हो गया। तो अब सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ट्रांसफ़र का ऑर्डर क्यों दिया? कहा गया कि इससे रिलेटेड नहीं है। अगर इस मामले से रिलेटेड नहीं है तो उनसे जुडिशियल वर्क क्यों ले लिया गया? तो जाहिर है कि कुछ आपको शक हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरनल कमेटी बना दी है, 3 मेंबर कमेटी, वो जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट जांच एजेंसी नहीं है, उसको किसी चीज़ की जांच करने का अधिकार नहीं है। इसलिए भी नहीं है क्योंकि उसके पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट नहीं है, एजेंसी नहीं है जिनसे वो जांच करा सके। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का कहना है कि अगर ये कमेटी जांच में ये पाती है
कि जस्टिस वर्मा दोषी हैं तब भी वो कुछ नहीं कर सकती ट्रांसफ़र के अलावा। तो सुप्रीम कोर्ट को पहला काम शायद ये करना चाहिए था कि पुलिस कमिश्नर को बुलाकर पूछते कि भाई तुमने केस प्रॉपर्टी क्यों नहीं जब्त की, एफआईआर क्यों नहीं लिखी। पुलिस कमिश्नर के खिलाफ एक्शन होना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ। या फिर सुप्रीम कोर्ट अगर इस मामले को गंभीरता से लेता है, जो कहा चिंता का विषय है, सिर्फ चिंता का विषय है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक कांस्टेबल 2000 रुपया लेते हुए पकड़ा जाए तो ये गंभीर मामला होता है, और जज के यहाँ से करोड़ों के जले हुए नोटों की बोरियां मिलें तो ये चिंता का विषय है सर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लिए। तो कम से कम कोलिजियम के सदस्य और सुप्रीम कोर्ट ये कर सकता था कि वो सरकार को लिखते कि भाई ऐसा मामला सामने आया है, इनके खिलाफ इम्पीचमेंट का प्रोसेस शुरू कीजिए, इम्पीचमेंट की प्रक्रिया शुरू कीजिए, महाभियोग चलाइए। ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। तो उनको दिल्ली से इलाहाबाद भेज दिया गया। जब जुडिशियल वर्क उनसे ले लिया गया है तो वो दिल्ली में रहें या इलाहाबाद रहें, क्या फ़र्क पड़ता है। और क्या अभी तक जस्टिस वर्मा का फ़ोन और उनके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को अपने कब्जे में लिया है पुलिस ने? और नहीं लिया है तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में पुलिस कमिश्नर से या दूसरे अधिकारियों से सफाई मांगी है? उनसे एक्सप्लेनेशन कॉल किया है क्या? और जब ये 3 मेंबर कमेटी कोई सज़ा ही नहीं दे सकती तो ये बनी क्यों है? ये सब कुछ पूरे मामले पर पर्दा डालने के लिए हो रहा है। तो कटघरे में आज जस्टिस यशवंत वर्मा ही नहीं, पूरा सुप्रीम कोर्ट खड़ा है, सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम सिस्टम खड़ा है। ये जस्टिस वर्मा भी अंकल जज वाले सिंड्रोम या उसी सिद्धांत से आए हैं जुडिशरी में। एनजेएसी को खत्म करके सुप्रीम कोर्ट ने ये मौका दिया है सरकार को, आम लोगों को, कि वो उनकी नीति पर संदेह करें। आखिर सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस की, बाकी की भी होनी चाहिए, लेकिन अभी बात चूंकि न्यायपालिका की हो रही है, उनकी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक क्यों नहीं होना चाहिए? जज बनने से पहले क्या था और जज बनने के बाद क्या क्या हो गया, इसका पूरा ब्यौरा क्यों नहीं होना चाहिए? अगर आप ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, आप समाज और जीवन के हर क्षेत्र में ट्रांसपेरेंसी की बात दिन रात करते हैं, न्यायपालिका में ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं होनी चाहिए? और ट्रांसपेरेंसी का खात्मा तो जो है अपॉइंटमेंट से ही शुरू हो जाता है। जिसको आप चुन रहे हैं जज बनाने के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का, उसको क्यों चुन रहे हैं? जिन लोगों को रिजेक्ट किया, जिनका नाम, उनको क्यों रिजेक्ट किया? ये बात क्यों नहीं लोगों के सामने आनी चाहिए? एक व्यवस्था ये बनी थी कि जिसका भी नाम रिकमेंड किया जाता है उसके बारे में आईबी रिपोर्ट मंगाई जाए। उसको भी मानने से आपने मना कर दिया कि विरोधी जो है वो शिकायत कर देते हैं और आईबी रिपोर्ट तो सरकार के हाथ में है। तो जस्टिस वर्मा ने तो और बड़ी बात कह दी। जब उनसे पूछा गया कि इसकी पुलिस जांच होनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि पुलिस पर तो मुझे भरोसा ही नहीं है। इस देश के सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रहने वाला व्यक्ति ये कह रहा है, न्यायाधीश ये कह रहा है कि उसे पुलिस पर भरोसा नहीं है। तो आप 2.5 पौने 3 साल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, तो पुलिस की जांच के आधार पर ये जो लाखों लोग जेल में हैं, जो मुकदमा झेल रहे हैं, वो मुकदमा क्यों चल रहा है? ख़त्म कर देते उन मुकदमों को, क्योंकि आपको तो पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है। तो आप ऐसी एजेंसी बनवाते जिस पर आपको भरोसा होता, या ऐसी एजेंसी से जांच कराने का आदेश देते, फैसला सुनाते जिस पर आपको भरोसा होता। तो पुलिस पर आपको भरोसा नहीं है, दूसरी एजेंसी आपने बनाई नहीं, कोशिश नहीं की, तो मतलब इस देश के लोगों के लिए न्याय अलग है, सामान्य लोगों के लिए, न्यायाधीशों के लिए अलग है। कि पुलिस पर भरोसा नहीं है इसलिए न्यायाधीश की जांच पुलिस नहीं करेगी, लेकिन उसी पुलिस पर जिस पर भरोसा नहीं है वो आम लोगों की जांच करेगी। तो ये जो नया कल्ट आया है न्यायाधीशों का, ये कानून और संविधान से ऊपर है। ये समय समय पर संविधान में सीधा सीधा बंटवारा है कामकाज का। तीनों अंग जो हैं संविधान के, न्यायपालिका, नौकरशाही और उसके अलावा लेजिस्लेटिव। लेकिन सुप्रीम कोर्ट लगातार कोशिश करता है एग्जीक्यूटिव के डोमेन में हस्तक्षेप करने की। वो इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति में तो चाहता है कि उसकी भागीदारी हो, लेकिन जज के अपॉइंटमेंट में सरकार का कोई प्रतिनिधि हो, ये मंजूर नहीं है। ये सिस्टम कब तक चलेगा?
जब तक भी चले, लोगों का भरोसा उठता जा रहा है इससे। और इस घटना ने इस बात की और ज़्यादा पुष्टि कर दी है कि ये न्यायपालिका की व्यवस्था है, सिस्टम है, ये भरोसे के काबिल नहीं है। तो इस देश में जो पहली ज़रूरत है इस समय, वो न्यायिक सुधार की है। लेकिन सवाल ये है कि क्या केंद्र सरकार ये राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाएगी कि वो न्यायिक सुधार के कदम उठाए? अभी तक तो ऐसे कोई संकेत मिल नहीं रहे। जिस दिन एनजेएसी को, यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन को स्ट्राइक डाउन किया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसी दिन संसद को अपने अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए था। फिर से वो विधेयक जो है नए स्वरूप में लेकर आना चाहिए था और पास कराना चाहिए था, और सीधे सुप्रीम कोर्ट से कन्फ्रंटेशन मोल लेना चाहिए था अगर फिर सुप्रीम कोर्ट उसको रिजेक्ट करने की बात करता, कि ये अधिकार नौकरशाही का है, लेजिस्लेचर का है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उसका नतीजा हम देख रहे हैं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जस्टिस यशवंत वर्मा के बारे में कोई सच कभी सामने नहीं आएगा, क्योंकि सच जानने की इच्छा किसी में नहीं है और सच को दबाने की इच्छा सब में दिखाई दे रही है। तो इसलिए ये सच कभी बाहर आने वाला नहीं है। अब आप सिर्फ ईश्वर पर भरोसा कर सकते हैं, न्यायपालिका पर तो नहीं कर सकते। जिस स्थिति में आज न्यायपालिका है उसको देखते हुए कह रहा हूं। तो ये जो नया कल्ट आया है, नए जो हमारे पूज्य देवता आए हैं, बस उनको आप सुबह शाम प्रणाम कीजिए, उनको ध्यान में रखिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आप उनसे बचे रहें। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।